नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। गर्मी से मिली है राहत, लेकिन सड़कों पर आ गई है आफत। जी हां, भारी बारिश के साथ तेज आंधी तूफान ने गर्मी से तो थोड़ी राहत दी है, लेकिन इसकी वजह से सड़कों पर आफत आन पड़ी है। तो अपडेट है, पहली बारिश ने प्रशासन की पोल भी मौसम के साथ साथ खोल दी है। कई जगहों पर जलभराव की वजह से ट्रैफिक जाम देखने को मिला है। बारिश के बाद पूरा शहर जैसे जलमग्न हुआ है। इसके साथ ही आपको बताएं, मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है। किसान फसल की बिजाई न करें, मौसम विभाग ने यह बात कही है। पेड़ और टीन शेड के नीचे पशुओं को ना रखने की सलाह भी दी गई है। पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहने की चेतावनी है, जो कि मौसम विभाग ने दी है। तो पहली बारिश के बाद मौसम विभाग की पोल जो है वो भी खुलकर सामने आई है। ये जगह जगह की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कहीं पेड़ टूटे हुए मिले, तो कहीं वाहनों की लंबी लंबी कतारें मिली, कहीं नाले खुले और पानी जो है वो सड़कों पर जमा मिला, तो कहीं जलभराव इतना था कि सड़कें नहर में तब्दील हो गई। पहली तस्वीर आप देखिए बहादुरगढ़ की है, किस तरह से काले बादल जो है वो शहर पर छाए रहे। फतेहाबाद दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं सुबह होने से पहले की, जहां पर तेज तूफान देखा जा सकता है। तीसरी तस्वीर पंचकुला की है, सड़क है या नहर है, आप अंतर अपने आप निकाल सकते हैं। और चौथी तस्वीर पानी सोनीपत की है, जो कमोबेश वही कहानी कह रही है जो कि पूरे साल की है। तो ये चार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, प्रदेश के अलग अलग शहरों की तस्वीर, और हर एक जिले की तस्वीर जो है वो कमोबेश ऐसी ही है। कहीं वाहन दुर्घटनाग्रस्त हुए, तो कहीं लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बात करते हैं इस विषय पर। डॉक्टर चंद्रमोहन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप मौसम वैज्ञानिक हैं, और अशोक ग्रोवर हमारे संवाददाता रतिया से हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है चंद्रमोहन जी आपका। धन्यवाद सर। देर आए दुरुस्त आए सर, बारिश है, राहत तो मिली, लेकिन ये बेमौसम बरसात के रूप में देखा जाए, कोई चिंता की बात तो नहीं है इसमें? देखिए सर, काफी दिनों से हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली, मैं ये कहता हूं कि पूरे मैदानी राज्यों में भीषण गर्मी का दौर चला हुआ था। तापमान 49 डिग्री के आसपास पहुंच गए थे। तो ये एक विडंबना थी। सभी आमजन भीषण गर्मी से राहत के लिए कुछ ना कुछ उपाय कर रहे थे, परंतु अब 19 तारीख से लगातार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस फिर से सक्रिय होने स्टार्ट हो गए हैं। 19 से लेकर 24 तक ये गतिविधियां जारी रहेंगी, क्योंकि पीछे आपने देखा कि हमारे हरियाणा के कई शहरों में ओलावृष्टि, बारिश, अंधड़, आंधी ये गतिविधियां रही हैं। वर्तमान में जो गतिविधियां हुई, इसके लिए भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ही सक्रिय हुआ है, क्योंकि 21 तारीख को वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उत्तरी पर्वतीय क्षेत्रों में प्रवेश कर गया था, जिसकी वजह से चक्रवात ये परिसंचरण चक्र पंजाब के ऊपर बन गया था, और जिसकी वजह से यहाँ जो पवनें थी दक्षिणी पश्चिमी और दक्षिणी पूर्वी हो गई थी, जिसकी वजह से नमी भरपूर मात्रा में मिली। नमी का जो स्रोत था बंगाल की खाड़ी और अरब सागर, तो उस परिसंचरण चक्कर की वजह से यहाँ पछुआ पवनों का दक्षिणी पूर्वी नमी पवनों से हुआ मिलन, और उसकी वजह से ये जो आज रात से ही, अल सुबह से ही 1 बजे के करीब तेज अंधड़ और साथ में उसके बाद बारिश और कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि भी हुई। तो ये सूचना करीब मौसम विभाग ने 1 सप्ताह पहले ही प्रसारित कर दी थी, और समय समय पर अखबार के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से अलर्ट भी जारी कर दिए गए थे, क्योंकि मौसम विभाग ने येलो और ऑरेंज अलर्ट किया हुआ था। आज का ऑरेंज अलर्ट था। तो अभी तो ये मतलब आज जो हमें सुबह से लेकर अभी तक जो मौसम की या बारिश की जो गतिविधियां दर्ज की है, आने वाले दोपहर के बाद, क्योंकि बादलों का फुटाव फिर से जारी है राजस्थान पर, और आने वाले शाम तक फिर इस प्रकार की गतिविधियां होने की पूरी संभावनाएं हैं। पूरी संभावनाएं है। ठीक है, मैं आता हूं सर आपके पास। एक बार रतिया से संवाददाता जुड़े हमारे साथ, अशोक, रतिया में क्या कुछ कहता है मौसम? देखिए केशव,
1 बजे के बाद जो तेज आंधी आई है और उसके बाद बरसात आई है, उसको लेकर जो लोगों को गर्मी से राहत तो मिली है। 2 दिन पहले ओलावृष्टि भी हुई थी इस एरिया में, और जहां तक मौसम विभाग का कहना है कि आज शाम को फिर बरसात हो सकती है, कल भी हो सकती है। हालांकि जो मौसम विभाग ने एक चेतावनी दी है कि आंधी आएगी, उसको लेकर जो पशु हैं वो शेड के नीचे ना बांधे और वृक्षों के नीचे ना बांधे, नुकसान हो सकता है। हालांकि जो बरसात रात हुई है और तेज आंधी आई है, उससे कुछ फसलों को नुकसान जरूर है, क्योंकि हवाएं काफी तेज थी, जो किसी भी फसल का वो काफी गिरे हैं, जिसको लेकर नुकसान है। ठीक है सर, ठीक है। चंद्रमोहन जी, मैं एक बार फिर से आपके पास आता हूं। ये मॉनसून, अर्ली मॉनसून भी हो सकता है इस बार, या उसके टाइमिंग में कोई अर्ली या डिले इस तरह की कोई चीज? देखिए जो अब मैदानी राज्यों पर इस प्रकार की जो अंधड़ आंधी या बारिश की जो गतिविधियां हो रही हैं, प्री मानसून की गतिविधियां कही जाती हैं। तो इस बार जो मानसून है हमारे मतलब भारत में 10 दिन पहले एंटर कर गया है, और हमारे हरियाणा में ये मान के चलो कि 25 तारीख के बाद 25 जून से लेकर 30 जून के आसपास हरियाणा के जो पूर्वी जो जिले हैं, जिनमें चंडीगढ़ है, अंबाला है, यमुनानगर है, और साथ में सोनीपत है, कुरुक्षेत्र है, करनाल है, और फरीदाबाद, गुड़गांव और एनसीआर दिल्ली, यहाँ पर 25 से 30 तारीख के बीच में मानसून के प्रवेश कर जाएगा। और जो बाकी शेष हरियाणा के जो जिले हैं, जिनमें सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी या बाकी अन्य जो बीच के जो मध्य के जो जिले हैं, उन पर सभी पर 1 जुलाई के आसपास मानसून आने की पूरी संभावनाएं बन रही हैं। और क्योंकि हमने पिछले साल देखा था कि हमारी जो मानसून थी काफी लेट हो गई थी। इंडिया में तो 15 जून को एंटर हो गया था सिस्टम और यूपी तक आ गया था, परंतु वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इतने हैवी हो गए थे जिसकी वजह से उन्होंने मतलब उस जो नमी वाली जो पवनें थी, मानसून पवनें थी, उनको हमारे जो बॉर्डर पे ही रोक लिया था। तो हमारे यहाँ हरियाणा में 13 जुलाई के आसपास बारिश आई थी। तो इस बार जून के एंड में या जुलाई के फर्स्ट वीक में मानसून आने की प्रबल संभावनाएं हैं, ऐसा मेरा अगर सीजनल साइकिल को देखा जाए सर, तो ये जल्दी का मानसून आना ये फायदे की बात है, नुकसान की बात है, या चलता रहता है इस तरह से? देखिए वर्तमान में तो ये जो अगर हम देख रहे हैं तो बिल्कुल सही टाइम पे मानसून हमारे यहाँ प्रवेश कर रहा है। और जब सही समय पर मानसून प्रवेश करता है तो उसका फायदा हमारी खेती पर, हमारा सभी सिस्टम पर उसका कहीं ना कहीं फायदा होता है। क्योंकि अब देखिए पीछे अगर हम देखते हैं जो गतिविधियां मतलब मार्च में जो कहते हैं कि भाई उस हमारा जो महीना जो होता है बड़ा ही सुहावना होता है, परंतु इस बार मार्च में ही गर्मियां स्टार्ट हो गई थी और मार्च के बाद अप्रैल में, और अब हम देख रहे हैं पीछे मई में भी इस प्रकार की जो गतिविधियां, भीषण गर्मी की जो गतिविधियां हमने देखने को मिली। तो ये थोड़ा सा 10 दिन पहले का सिस्टम मतलब बन रहा है। तो इसी प्रकार से जैसे भीषण गर्मी पड़ी है उसी प्रकार से आगे आने वाले समय में मानसून भी वर्तमान समय में अच्छी आने की संभावनाएं बन रही हैं। ठीक है, मैं आता हूं सर आपके पास। सुशील गुरुग्राम से जुड़े हैं, हमारे सहयोगी संवाददाता हमारे साथ हैं। सुशील, गुरुग्राम की तस्वीर एक बड़े शहर के रूप में है और ऐसी ही कुछ देखने को मिली, सड़कों पर जल भराव, रेंगते हुए वाहन। जरा बताइए क्या कुछ तस्वीर है? बिल्कुल केशव, देखिए प्रदेश की आर्थिक राजधानी कही जाती है गुरुग्राम, और वाटर लॉगिंग और जाम की समस्या से निजात पाने के लिए सारे प्रयास, सारे यत्न किए जाते हैं। प्रशासन सब कुछ करता है और अमूमन जैसे ही अप्रैल का महीना शुरू होता है हम सब लोग मुख्यमंत्री या प्रदेश के जो अधिकारी हैं उनसे पूछते हैं कि क्या इस बार भी गुरुग्राम वासियों को जाम से दो चार होना पड़ेगा या फिर वाटर लॉगिंग की समस्या से जूझना पड़ेगा। तो उस वक्त जवाब यही होता है कि इस बार पूरी तैयारियां कर ली गई हैं और जितने सीवर और जो ड्रेनेज हैं उनकी सफाई की जा रही है और इस बार लोगों को समस्याएं नहीं होगी। और जैसे ही मई और जून का महीना आता है हालात वही होते हैं जो हालात आज हम देख रहे हैं सड़कों पर। रात बारिश हुई, हालांकि मानसून की बारिश नहीं है, प्री मानसून बारिश है, और बारिश भी कोई वैसी मूसलाधार बारिश नहीं हुई, तेज हवाएं थी और बारिश हो रही थी। और उसका नतीजा यह है
कि पूरे अगर गुरुग्राम की बात करें तो 50 से ज्यादा पेड़ गिरे हैं पूरे जिले में इस बारी आंधी की वजह से। बिजली गुल है, लोगों को पानी की समस्या, जो पीने की पानी है उसकी समस्या से झेलना पड़ रहा है, और दूसरी तरफ सड़कों पर और कॉलोनियों में, यहां तक कि घरों में लोगों के पानी घुसा हुआ है। हम सिविल लाइन में हैं, और इससे पहले भी हम लगातार तस्वीर दिखा रहे थे कि गुरुग्राम का ये सिविल लाइन है, और अमूमन किसी भी शहर का सिविल लाइन सबसे वीवीआईपी इलाका माना जाता है, जहां डिस्ट्रिक्ट जज से लेकर डिप्टी कमिश्नर तक और पुलिस कमिश्नर तक लोग रहते हैं। एक गुरुग्राम के सिविल लाइन में भी हमने वो तस्वीर देखी और दर्शकों को दिखाया कि किस तरह से डिस्ट्रिक्ट जज के घरों में पानी घुसा हुआ है, वो तस्वीरें भी दिखाई। जो विधायक हैं गुरुग्राम के सुधीर सिंगला, इनके घर के बाहर भी पानी भरा हुआ है, और जो लोग हैं जो सुबह सुबह ड्यूटी जाने के लिए तैयारी कर रहे थे, चूंकि सोमवार है और ड्यूटी जा रहे थे, उन्हें कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ा। ट्रैफिक जाम की समस्या देखने को मिली। मैं बार बार आपसे ये कहूं कि मैं सिविल लाइन का जिक्र कर रहा हूं, जबकि बाकी जो गुरुग्राम है, जो लोगों से बात हुई, चाहे वो सेक्टर 4-7 का इलाका हो, या फिर उधर डीएलएफ का इलाका हो, या फिर सेक्टर 15 में हाउसिंग बोर्ड का इलाका हो, या तमाम गुरुग्राम के वो इलाके जो थोड़े से नीचे हैं, वहां जाकर देखें तो बिल्कुल पानी भरा हुआ है और लोग परेशान हैं। ये पानी दोनों तरफ से परेशान कर रहा है। एक बिजली गुल है तो लोगों के टंकी खाली हो गए हैं, पीने का पानी नहीं है, और दूसरी तरफ सड़कों पर पानी लगा है, यानी वो घर से बाहर निकल नहीं सकते। तो ये हालात है गुरुग्राम का। ये केशव वो गुरुग्राम है जो प्रदेश की आर्थिक राजधानी और करोड़ों का बजट पास होता है और खर्च होता है केवल इस समस्या से निजात दिलाने के लिए। मैं आता हूं आपके पास। एक बार डॉक्टर चंद्रमोहन जी से मैं पूछना चाहूंगा, सर ये जो इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन होता है, क्या मौसम विभाग जो निगम है या जो लोकल बॉडीज है, चाहे जल विभाग हो, इनके बीच में कुछ सूचना पहले से दी जाती है कि भाई बारिश आने वाली है या तूफान आ सकता है, आप अपनी पूरी तैयारियां करके रखें? क्योंकि हर साल इस तरह की तस्वीर देखने को मिलती है। देखिए सर, मौसम विभाग हमारा बड़ा ही अलर्ट है, और इस बारे में करीबन 15 दिनों से बार बार बताया जा रहा है। और पिछली मुलाकात में मैंने आपके माध्यम से दर्शकों को बताया था कि मई की जो शुरुआत है वो अंधड़ आंधियों और बारिश से शुरू होने वाली है। तो ये जो अलर्ट जारी किए जाते हैं मौसम विभाग के द्वारा, तो इसके द्वारा जितने भी विभाग हैं, जितना भी हमारा जो डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है, तो सभी विभागों में इस प्रकार की सूचनाएं अलर्ट के लिए दे दी जाती हैं, चाहे वो कोई सा भी विभाग हो। तो कोऑर्डिनेशन तो, क्योंकि मौसम विभाग सरकार का ही एक हिस्सा मानो, एक उसकी संस्था मानो, तो सरकार की तरफ से तो हर तरह की मतलब प्रयास किए जाते हैं। कई बार उन जो योजनाएं हैं सरकार के द्वारा बनाई हुई, उनको सही प्रकार से आलीजामा नहीं पहनाया जाता। मतलब लोकल बॉडीज और निगम जो हैं, ये इन्हीं की लापरवाही होती है कि हर साल तस्वीरें ऐसे ही देखने को मिलती है सड़कों की? देखिए, ये मैं नहीं कह सकता, परंतु ये सारी मतलब योजनाएं हैं, वो समय पर हो ना तो ज्यादा अच्छा रहता है। कई बार योजनाएं बारिश या इस प्रकार के मौसम के समय स्टार्ट की जाती है, तो उसमें आम जन को बड़ी ही कठिनाई मिलती है। सुशील जी, आपसे मैं सवाल करना चाहूंगा, भाई जब सारी चीजें तैयार होती हैं, पहले से मौसम विभाग, चंद्रमोहन जी भी बता रहे हैं, 15-15 दिन पहले अलर्ट कर दिया जाता है, सारी सिचुएशन बता दी जाती है, तो बहुत ज्यादा हम नहीं कह रहे तंदुरुस्ती हो, लेकिन कम से कम इतना तो हो कि जो नॉर्मल समस्या है लोगों की। अब बताइए, विधायकों के घर के बाहर पानी भरा हुआ है, जैसा कि आप कह रहे हैं, लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, ये तो मूलभूत चीजें हैं। सुशील, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? बिल्कुल केशव, बिल्कुल सही कहा आपने। ये लंबी लंबी कतारें इस सिविल लाइन के इलाके में और विधायक के घर के बाहर की है। और इससे भी आगे जब हमने दिखाया था कि किस तरह से डीसी डिप्टी कमिश्नर के सामने वाला जो रोड है, वहां की भी स्थिति कुछ ऐसी ही होती है। देखिए केशव, समझना बेहद आम है कि अमूमन जब गुरुग्राम में ऐसे हालात क्यों होते हैं, करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद भी स्थिति ऐसी क्यों बनती है, तो सीधा सा एक जवाब मिलता है जो यहाँ के एक्सपर्ट हैं, जिन्होंने इसको डिजाइन किया था गुरुग्राम को, जिस तरह से डेवलप गुरुग्राम होना था वैसे नहीं हुआ। लोगों ने कंक्रीट के जंगल बना दिए सब जगह, पानी निकासी का कोई साधन नहीं है, और अमूमन जितने ड्रेनेज हैं वो सारे बंद पड़े रहते हैं। उनकी जो कैपेसिटी है वो कैपेसिटी जरूरत के हिसाब से बहुत कम है,
और यही वजह है कि पानी स्ट्रक करने में, पानी खींचने में वो असमर्थ होता है। जो सड़क किनारे हैं, हर जगह पक्के मकान या पक्की सड़क है, वहां वैसी सुविधा नहीं है कि वो पानी को ऑब्जर्व करे और दूसरी जगह निकाले। तो पानी निकासी की जो सबसे बड़ी समस्या है वो गुरुग्राम में देखने को मिला, और शायद यही वजह है कि लाख प्रयासों के बाद भी गुरुग्राम को इससे निजात नहीं दिला पाया जा सकता है। दूसरी तरफ जो ट्रैफिक जाम, अमूमन बारिश होते ही ट्रैफिक जाम देखने को मिलता है, और उसके पीछे यही है वजह है कि सड़कों पर पानी इकट्ठा होना, रफ्तार, वाहनों की रफ्तार कम हो जाना, और सड़क की जो कैपेसिटी है, रोड की जो कैपेसिटी है, उससे ज्यादा वाहनों का दबाव होता है। और अमूमन ये वक्त जब ड्यूटी आवर हो तो उस वक्त कुछ ज्यादा ही दिखता है, और यही वजह है कि गुरुग्राम इन समस्याओं से जूझ रहा है। और आगे तक मुझे जो लगता है केशव, आगे तक ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है जिससे निकासी हो जाए। दूसरी तरफ लोगों पर यह आरोप है, जो एक्सपर्ट है, जो आरटीए एक्टिविस्ट हैं, वो कहते हैं कि लोगों ने ऐसे अवैध कब्जे कर रखे हैं, चाहे ग्रीन बेल्ट हो, वाटर हार्वेस्टिंग की बात की जाती है, लेकिन वहां भी अवैध कब्जे हैं, उसको भी लोगों ने घेर रखा है। और यही वजह है कि चाहे जो भी योजना सरकार लाती है जिससे गुरुग्राम कि पानी को, बारिश के पानी को ऑब्जर्व किया जा सके या निकासी किया जा सके, या जो पौंड है उनका रखरखाव किया जा सके, ये महज कागजों में सीमित होकर रह जाता है, और ग्राउंड पे सब कुछ जीरो का जीरो ही नजर आता है। जी ठीक है, आता हूं आपके पास। अजय मेहता भी जुड़ गए हैं फरीदाबाद से, फतेहाबाद से। अजय, क्या कुछ तस्वीर है फतेहाबाद की? जी केशव, केशव देखिए, फतेहाबाद में बीती रात 2 बजे के बाद से जो है बरसात शुरू हुई है। सुबह 5 बजे तक जो है रुक रुक कर बरसात होती रही है। बेहद तेज गति की हवाओं के साथ बरसात हुई है। कहीं ना कहीं जो लोगों को इसका फायदा तो मिला है, क्योंकि चिलचिलाती गर्मी से राहत मिली है, लेकिन दूसरी तरफ ये बरसात जो है हर बार की तरह जो है एक मुसीबत भी लेकर के आती है। वो है ड्रेनेज सिस्टम का फेल हो जाना और जगह जगह वाटर लॉगिंग का होना। साथ ही जो इस तरह से परेशानियां सामने आती हैं उनका वे आउट ना हो पाना। तो ऐसे में जो है बरसात का कहीं ना कहीं लोगों को या परेशानी का सबब जरूर बना है। लेकिन अभी लगभग 5 से 6 घंटे हो चुके हैं बरसात रुके को, पानी कहीं ना कहीं निकल चुका है, ड्रेन हो चुका है। लेकिन ये स्थिति जो वो तब बनी है जब बहुत ही थोड़ी बरसात हुई है। केशव जी, डॉक्टर चंद्रमोहन जी, ये बरसात से राहत कब तक रहेगी, या एक बार गर्मी फिर से वैसी ही पड़ेगी? देखिए, अब जो नौतपा 25 से 3 जुलाई तक जून तक होता है, तो इस बार नौतपा की ज्यादा खास तपा नहीं देखा जाएगा, क्योंकि बीच बीच में इस प्रकार के वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आते रहेंगे, और जिसकी वजह से इस प्रकार की गतिविधियां जारी रहेंगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है, और अभी मैं बात सुन रहा था साथी की, तो वो बता रहे थे कि कब्जे वगैरह, क्योंकि जो पहले सामलाती जो तालाब या जो पौंड या जोड़ बना दिए जाते थे, जिसमें काफी मात्रा में इस प्रकार की बरसात का पानी चला जाता था, परंतु आज प्रॉपर्टी की जो आपाधापी की वजह से लोगों ने जो कब्जे कर लिए हैं, तो उसकी वजह से जो पानी का सही निकासी नहीं होती, या जो हमारा ड्रेनेज जो सिस्टम है वो ढंग से नहीं होता। तो इसमें कहीं ना कहीं हमारा हम आमजन का भी उसमें बड़ा हाथ होता है। तो अब जो कब्जा जो सिस्टम होता है ना, जितने पौंड हैं उन पर मॉल बना दिए गए हैं, कंक्रीट के बड़े बड़े मतलब बिल्डिंग जो हम देख रहे हैं, सारा इसी का नतीजा है। तो इस प्रकार की जो समस्या आती है, जो हमारा ड्रेनेज सिस्टम सही काम नहीं करता, और आने वाले समय में ये तो अभी प्री मानसून की गतिविधियां स्टार्ट हुई है। मैंने आपको बताया है कि अभी मानसून का जो बार बार सरकार और मौसम विभाग की तरफ से बार बार अलर्ट जारी किया जा रहा है कि मानसून इस बार समय पर है। तो बार बार ये अलर्ट इसलिए तो बताए जाते हैं कि इससे हर आमजन अपने आप को सक्रिय कर ले, अपने आप को, चाहे वो निकाय हैं या नगर पालिकाएं हैं, सभी इस अलर्ट को हम आपके जो मीडिया के चैनल के माध्यम से या न्यूज़पेपर के माध्यम से या सोशल मीडिया के जितने भी माध्यम है उनके द्वारा बार बार बताया जाता है कि भी अपनी जो योजनाएं हैं, अपना जो भी वर्कआउट है वो सारा समय पर किया जाए, तो इस प्रकार की समस्या नहीं देखने को मिलेंगी। एक सवाल मैं करना चाहूंगा सर, क्योंकि बहुत दुरुस्त बात आपने कही है वाटर बॉडीज को लेकर, जो भी अभी चीजें चल रही हैं, इलीगल एनक्रोचमेंट, लेकिन सर ये एक विकास की तरफ बढ़ते हुए भारत के, आधुनिक भारत के कदम भी तो हैं। तो इस विकास के बीच में और एक इकोलॉजिकल बैलेंसिंग जो बनी रहे उसके बीच में भी सामंजस्य किस तरह से स्थापित करके रखा जाए?
सवाल देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि नेचर और मानव का जो अंतर संबंध है, अगर दोनों का सामंजस्य होगा तो इस पृथ्वी पर नेचर भी ज्यादा दिन चलेगी और मानव भी चलेगा। क्योंकि जितनी भी हमारी जो गतिविधियां हैं, चाहे वो कृषि की हैं या उत्पादन की हैं, खनन की हैं, एनर्जी की हैं, सभी प्रकार की जो हमारी क्रियाएं हैं वो प्रकृति पर डिपेंड होती है। और हमने दिन प्रतिदिन प्रकृति का इतना शोषण कर दिया है, तो जिसकी वजह से इस प्रकार की गतिविधियां, हम जो विषम जो परिस्थितियां हैं वो हमें देखने को मिल रही हैं। हमें या तो बहुत ज्यादा सूखा देखने को मिल रहा है या हमें बाढ़ की परिस्थितियां देखने को मिल रही है। तो जो सारा जो सिस्टम है, ये जो हमारा जो प्रकृति के साथ जो दोस्ती वाला जो संबंध होना चाहिए वो नहीं है। हम अपनी जरूरत के लिए हम नेचर से सभी चीजें ले तो रहे हैं, परंतु अगर बात की जाए कि नेचर का जैसे अब खनन इतना हो रहा है, क्योंकि अब आप जो बात कह रहे हैं कि जितना भी जो डेवलपमेंट है वो सारा का सारा जरूरी है, परंतु जो हम डेवलपमेंट करें उसके पीछे उसके साथ साथ हम नेचर को साथ में लेकर चले। अब हमने पेड़ों को काट तो दिया, परंतु साथ साथ में हम पेड़ों को ज्यादा से ज्यादा लगाएं। तो इस प्रकार की जो गतिविधियां हम करेंगे तो उससे हम ये सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं। ठीक है सर जी, बहुत धन्यवाद डॉक्टर चंद्रमोहन जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका। सुशील, मैं आपके पास आ रहा हूं कुछ सवालों को लेकर। हर साल की कमोबेश ऐसी ही तस्वीर होती है, हर साल आश्वासन दिए जाते हैं, हर साल खाके तैयार किए जाते हैं, लेकिन अगली बार फिर वही कहें तो ढाक के तीन पात नजर आते हैं। कारण क्या है सुशील इसका, और समाधान क्या है? बिल्कुल केशव, देखिए कहा जाता है कि संस्कृत में भी एक श्लोक है कि अति सर्वत्र वर्जयेत, यानी विकास जरूरी है, लेकिन विकास की भी अगर अति हो तो निश्चित तौर पे वो विनाश के पथ पर अग्रसर होता है। और शायद ऐसा ही कुछ नजारा, ये मैं नहीं कह रहा, अभी कुछ देर पहले जब मैं लाइव कर रहा था और वहां जब लोगों से बात कर रहा था मैं, तो वो लोग इस साफ तौर पे बता रहे थे कि ये चिलचिलाती गर्मी से 48.1 डिग्री सेल्सियस तापमान जब पहुंचा था तो लोग परेशान थे और कहीं ना कहीं राहत की उम्मीद लगाते थे और कहते थे कि काश बारिश हो जाए, मौसम बदल जाए तो उन्हें कुछ राहत मिलेगा। और बारिश हुई तो अब उनकी स्थिति यह है कि बारिश और हवा आते ही हालात ये हो गए कि घर की बिजली गुल हो गई, सड़कों पर पानी ही पानी हो गया और उन्हें सारी समस्याएं, धूप से ज्यादा बाकी जो समस्याएं हैं वो आ गई। ऐसी स्थिति में कई लोगों ने कहा कि इस स्थिति में हम हंसें या रोएं, यानी खुश हो, ये हमारे लिए अच्छा है या खराब है। और इसको मैं उससे कोरिलेट करके कहना चाहूंगा कि ये कहीं ना कहीं विकास की अति ही है। मैं केवल गुरुग्राम की बात करूंगा और वहां आप देखिए कि किस तरह से वाटर हार्वेस्टिंग चलाया जाता है। यह एक आदेश जारी किया गया था 2 साल 3 साल पहले कि जब पानी, सब लोग जिनका घर 500 गज का है वे अपने घर में वाटर हार्वेस्टिंग लगाएंगे, यानी बारिश के जल को संचय करेंगे। जितने ग्रीन बेल्ट हैं गुरुग्राम में, उन सभी ग्रीन बेल्ट्स में मैक्सिमम वाटर हार्वेस्टिंग लगाया जाए। साथ ही ग्रीन ट्रिब्यूनल का एक आदेश भी आया था और उसमें यह कहा गया था कि चिन्हित किए जाएं, नगर निगम ने, जीएमडीए ने मिलकर बाद में इसको चिन्हित किया कि पूरे गुरुग्राम में तालाब कितने हैं और उनको कैसे संरक्षित किया जाए, यानी बारिश के पानी को कैसे ऑब्जर्व किया जाए। साथ ही जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको और कैसे मजबूत किया जाए, और उसकी कैपेसिटी कम है तो दूसरा ड्रेनेज निकाला जाए और उसमें काम किया जाए ताकि यहाँ बारिश की समस्या से लोगों को निजात मिल सके, जल भराव की समस्या से निजात मिल सके और ये सारे काम बने। और यहां तक कि हीरो होंडा चौक का जिक्र मैं करूंगा, वहां भी किस तरह से नीचे अंडरग्राउंड बनाया गया था, अंडरपास बनाए गए थे ताकि पानी से जाम की समस्या से निजात मिले और पानी जल भराव कम से कम हो। लेकिन हालात क्या हुए कि इतना खर्च करने के बावजूद भी प्री मानसून की बारिश ने पोल खोल दी। यहां तक कि जितना लापरवाही है वो अधिकारियों की है और प्रशासन की है। इसमें पूरी निश्चित तौर पे प्रशासन को जिम्मेदार और सरकार की कार्यप्रणाली को जिम्मेदार इसलिए भी ठहराया जा सकता है कि सरकार पैसे खर्च करती है, अधिकारी नीचे बजट बनाते हैं, खर्च करते हैं, लेकिन जहां जो काम होना चाहिए वो नजर नहीं होता। ये आप जितने भी दर्शक देख रहे हैं, अगर कहीं पार्क की तस्वीर जाकर देखें, जिन सभी पार्कों में और ग्रीन बेल्ट में कहा गया था कि वहां वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाया जाएगा, उससे पानी शॉक करेगा, लेकिन जो स्थिति है उस स्थिति के मुताबिक कहीं कुछ नजर नहीं आता। बिल्कुल ठीक बात है। बहुत शुक्रिया आपका सुशील। अजय मेहता हमारे साथ जुड़ने के लिए, अशोक ग्रोवर, डॉक्टर चंद्रमोहन, बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। तो तमाम
शहरों से जानकारियां हमने आपको बताई और इसके अलावा मौसम विभाग की क्या कुछ अभी से चेतावनियां हैं वो भी हमने आपको बताई। आशा है कि आप इन चेतावनियों को